बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। मैं हूँ महविश शबीब, सिटी एट10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। और दिन को बेहतर बनाने के लिए हम दिन को पूरे अच्छी तरह से पहले प्लान करते हैं। तो आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपके दिन को आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आज शहर में क्या चल रहा है। तो आज सिटी एट10 में हम शामिल करेंगे सबसे पहले कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, बारिश मतवक्की है या नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो कि इस वक्त हम बात करेंगे कि अगर पूरे पंजाब के हवाले से बात करें, झंग के हवाले से बात करें, चिन्योट के हवाले से बात करें, तो फ्लड की सिचुएशन है, मौजूदा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, रिलीफ़ की जो तैयारियां की गई हैं हुकूमत की जानिब से वो किस तरह से की जा रही हैं, और रिहैबिलिटेशन का अमल जो है वो कब से इसका आगाज़ होगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सब्ज़ियों के भाव जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो कीमतें हैं जो हमारे किचन की आइटम पे डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती हैं। तो एक खातून खाना को ये पता लाजमी होना चाहिए कि आज सब्ज़ियाँ जो हैं वो मार्केट में किस भाव बिक रही हैं। और सोने की कीमत के हवाले से, क्योंकि अब शादियों के सीज़न का आगाज़ हो रहा है और वैसे भी गोल्ड को एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, तो आज सोना जो है वो महंगा होने जा रहा है, सस्ता होने जा रहा है। डॉलर जो है क्या वो अपनी कीमत पे बरकरार है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़, जब भी इंसाफ के हवाले से बात होती है, कानून के हवाले से बात होती है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि आवाम के जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर कहीं पर पुलिस की जानिब से कोई कंप्लेन है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रही, क्या कोई ऐसी ब्रांच पुलिस में मौजूद है जहां पर शिकायत दर्ज करवा सके और वहां पर शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया जाए। तो आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे, अगर एक शहरी को प्रॉब्लम होती है किसी पुलिस ऑफिसर से, तो शिकायत का क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का वेदर कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, गुज़श्ता 1-2 हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद का मौसम बहुत ही खुशगवार दिखाई दे रहा है। हब्स और सफोकेशन इससे पहले हम देख रहे थे, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में हम देख रहे हैं सफोकेशन भी नहीं है, हब्स भी नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पे फैसलाबाद का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। आज के मौसम के हवाले से बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों में फैसलाबाद में बारिश की पोश कोई नहीं की गई, लेकिन मजमूई तौर पे ये कहा जा रहा है कि मानसून के 9वें स्पेल का जो आगाज़ है वो हो चुका है। और इसमें हम देखते हैं कि मौसम कुछ अनप्रडिक्टेबल सा भी हो गया, लेकिन ऐसे में कोई भी मौसम हो, ख़ास सर्दी का हो, ख़ास गर्मी का हो, तो एहतियाती तदाबीरें फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश में अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हम गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का बौझ भी होता है और कुछ फैसलाबाद की सड़कें वैसे भी तालाब का मंजर पेश कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को घरों तक महदूद रखें और एहतियाती तदाबीरों को लाजमी फ़ॉलो कीजिए। ये तो थी फैसलाबाद के मौसम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात। अब बात करते हैं सबसे अहम दिन के हवाले से या सबसे अहम मौजू के हवाले से। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर 1948 को हमारे प्यारे लीडर कायद-ए-आज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए। कायद-ए-आज़म वो शख्सियत थे जिन्होंने हमारे प्यारे पाकिस्तान को बनने में लोगों को एक डायरेक्शन दी। इससे पहले बरसगीर में हम देख रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे थे और उन्हें अपने मज़हबी त्यौहार मनाने के लिए भी पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। तो कायद-ए-आज़म वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक डायरेक्शन दी, और जब कौम ने पाकिस्तान बना दिया और कुर्बानियों की वजह से आज हमें ये मुल्क देखा, तो एक डायरेक्शन उन्होंने दी कि काम काम काम। और हमें इस कॉल को ना सिर्फ बातों तक महदूद रखना है, बल्कि अपनी जो ज़िंदगी है इसमें भी इम्प्लीमेंट कराना है। और एक और जो पैगाम था कायद-ए-आज़म ने हमें वो दिया कि हमेशा जो है बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी नस्ल के, बग़ैर किसी तफ़रीक़े के अपने काम देखने हैं और पाकिस्तान को ऐसा बनाना है जहाँ पर कानून की बालादस्ती हो, जहाँ इंसाफ का बोलबाला हो, जहाँ रिश्वत ना हो। तो आज कायद-ए-आज़म की जो डेथ बरसी पे हमें ये अहद करना चाहिए कि जो ख्वाब उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए देखा, जिस मकसद के तहत ये पाकिस्तान बना है, क्या हम उनके कॉल को, क्या हम उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान है जहाँ पर रिश्वत नहीं
नहीं ली जाती, जहाँ पर कानून की बालादस्ती है, जहाँ पर लोगों के हकूक़ पूरे हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें हकीकी मायनों में अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से हम हमारे रिपोर्टर्स के फ़ीडबैक्स भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं महविश कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मरियम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मरियम, जैसे कि आज कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी है, वो लीडर जिन्होंने मैं समझती हूँ कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आज के दौर में जो कायदे आज़म ने हमें तालीमात दी थी, रहनुमाई दी थी, वो आप कहाँ पर देख रही हैं? क्या हम उसे फुलफ़िल कर रहे हैं? अच्छा महविश, देखें, जब हम पहले तो आपने बहुत ही बड़ी शख्सियत के बारे में मुझे बात करने का मौका दिया है, और इसमें सबसे अहम बात यह है, देखें, जब हम कहीं भी पौधा लगाते हैं तो उसकी नशोनुमा और उसकी ग्रोथ का हमेशा ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपने वो ख़ुद लगाया हो। जब हम कहीं देखते हैं कि ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या दीगर अफसरान हैं या जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या दीगर लोग पौधा लगाते हैं, तो उसकी उस तरह से एहतियात नहीं करते जैसे की जानी चाहिए। वो बस लगाते हैं और उसके बाद सिर्फ पिक्चर सेशन की हद तक वो चीज़ रह जाती है। लेकिन इंसान जब ख़ुद 10 रुपये का 2 रुपये का पौधा ख़ुद लगाता है जाके अपने घर की क्यारी के अंदर, तो उसका अपने से ज़्यादा ख्याल रखता है, एक बच्चे की तरह ख्याल रखता है, और उसकी ग्रोथ, उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह के मौसमों से वो गुज़र के ग्रो करेगा, उसके बारे में ख्याल किया जाता है। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा ही पौधा था जो कायदे आज़म और उनके साथियों ने मिलकर लगाया था। एक सोच थी लामा इकबाल की, और उसको अमली जामा जो है वो कायदे आज़म साहब ने पहनाया, और उसके अंदर देखें कि उनकी अनथक मेहनत थी। उन्होंने नहीं देखा कि उनकी सूरत हाल क्या थी, उनकी तबीयत क्या थी, बल्कि उन्होंने नहीं देखा कि जो मैं पौधा लगा रहा हूँ या जिसकी बुनियाद में रखने लगा हूँ वो कितना मजबूत होगा। लेकिन अल्लाह पाक ने वो रहमत पाकिस्तान जिस तरह ही बना उसके 1 साल बाद हमसे छीन ली। लेकिन फिर आप देखें कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान एक पौधा बना और अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। लेकिन हर जगह आप कह लें कि गलतियाँ मौजूद हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। जिस तरह से उन्होंने एक विजन दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, कि उन्होंने उसको लेकर चलना है, वो अभी भी किसी हद तक फुलफ़िल नहीं हुआ। और आप देखें कि जो किसी भी चीज़ का बानी होता है ना, वो सही खूबसूरती वही उसकी समझ सकता है। तो शायद अभी भी हम उस तरह से अपने पाकिस्तान को वैल्यूएबल नहीं करते जिस तरह से हमें करने की ज़रूरत है। जिस तरह के हम कायदे आज़म और उनके साथियों ने हमें समझाया था, हम उस पर उस तरह से चलते दिखाई नहीं देते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारी जो नई नस्लें हैं उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है अभी भी कि वो जहाँ पे हमारे पुराने लोग इनको यहाँ तक लेके आए हैं, इसके ऊपर मज़ीद काम करें, बेहतरी की तरफ लेके। पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारी सिख बरादरी है, यहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यहाँ पर मुस्लिम्स हैं। हम सब लोग आज़ादी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजर बसर कर रहे हैं। इसके बरक्स हम भारत में देखें, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो कायदे आज़म इस चीज़ को पहले ही पहचान गए थे कि बरसगीर में अगर अंग्रेज़ों की हुकूमत ना रहे तो उसके बाद बरसगीर में हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक करेंगे, जिसका जो अमली जामा है वो हम अभी देख रहे हैं कि भारत में क्या हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम नज़र दौड़ाएं तो हमें जो एशिया के मुल्क है ख़ास तौर पर, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी दीगर अक़लियतें हों, वहाँ पर कोई ना कोई गलत बिहेवियर जो है उनके साथ रखा जाता है। उन्हें किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी उनके ऐसी सेलिब्रेशन पे उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता है कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का एक करम है कि कभी भी इस तरह की चीज़ जो है वो हमने नहीं देखी। अगर आप देखें कि सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही इनके एक भगवान हैं जिनका एक हो रहा था, एक उनकी सेलिब्रेशन थी और वो कराची के अंदर थी और वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी। उस पर लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बिहेव किया। जो हमारे वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी थी या क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को देखा। तो आप देखें कि ये साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। रबीउल अव्वल था तो उसके अंदर भी दीगर कम्युनिटीज़ ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं, वो मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से भी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है। त्योहारों की खूबसूरती हमारे बल्कि सबसे जो अच्छी बात कि हमारे झंडे के अंदर जो सफ़ेद जगह रखी गई है वो उसकी अभी भी अहमियत उसी तरह से कायम है। हम लोगों को पता है कि उस सफ़ेद झंडे में रहने वाले जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको वैल्यू करते हैं कि वो मौजूद हैं और हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती भी इसी से। बिल्कुल इसी तरह से मरियम, पाकिस्तान जो है एक विज़न के तहत, एक पूरे हिकमत अमली के तहत, और इस पाकिस्तान को बनाने के लिए बहुत लोगों ने
कुर्बानियाँ दी बिल्कुल हैं। ऐसे हमने ही है, देखा बिल्कुल है ऐसे ही है। वो 1947 था या 1947 से पहले जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया, हर एक पर्सन जो कि चाहता था कि पाकिस्तान बने जहाँ पर आज़ाद फ़िज़ा में हम अपने त्यौहार मना सकें, हम अपनी खुशियाँ मना सकें, तो ये ख्वाब को हकीकत में बदलना यकीनन चैलेंज होगा। उस दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आई होंगी, लेकिन आज ना ज़रूरत इस अमर की है कि हमने जो बात की थी जब पाकिस्तान बनने से पहले, जो हमारे लीडर्स ने विज़न दिया था, उसे पूरा नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं कि रिश्वत ली जा रही है इदारों में, बिल्कुल ऐसे बहुत ही है। सारे हम देख रहे हैं कि लोगों का हक खाया जा रहा है, लेकिन ये जो इंसाफ के तकाज़े हैं ना, ये पूरे करने की ज़रूरत है। मैं तो ये समझती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि जो पौधा लगाने वाला बानी होता है या उसको जो उसकी जो परवरिश करता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से यह है कि वो कायदे आज़म जो उस वक़्त पे उन्होंने रूल्स बनाए, देखिए एक सादी सी बात है कि हमारे पास रूल्स मौजूद हैं, हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या लिखा हुआ है, हमने अपने पाकिस्तान को कैसे लेके चलना है और किन किन चीज़ों से हमने उसको बचाना है। लेकिन फिर सबसे अफसोसनाक बात ये है, अलमिया है हमारे पाकिस्तान का, कि हम उन रूल्स के ऊपर फॉलो नहीं करते। हम नहीं देखते कि हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी सिर्फ़ रिश्वत से बचने के लिए, सिर्फ़ इसलिए कि हम अपने इस्लाम को अपने हमारे जितने भी रीजन्स हैं उनको बड़े बेहतर तरीके से आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर सकें, और इसलिए कि जो मुसलमान हैं उनको किसी की ग़ुलामी ना करनी पड़े। लेकिन अब क्या है कि हम ख़ुद ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं। हम अभी भी नहीं समझ पा रहे कि हमने अपने लिए क्या करना है। हमारी जो हुकूमतें हमें जिस तरफ लगा देती हैं हम उस तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, उस तरफ अपने हर तरह से देखना शुरू कर देते हैं। हमारा अपना कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देखिए सादी सी बात है, अगर आपके यहाँ टीचर आपको कोई टॉपिक समझाती है महविश, और आप सिर्फ ये देख लें कि आपकी टीचर ने क्या बताया और वही याद कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो कोई अगले कई सालों तक याद रहेगा। लेकिन हाँ, वही टॉपिक अगर आप घर जाके सर्च करके ख़ुद याद करेंगी तो आपके लिए आसानी होगी। सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही है कि सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें रूल्स बता दिए, हमें वो बता दिया जो वो बताना चाहते थे, लेकिन हमने कभी पलट के कायदे आज़म की लिखी गई चीज़ें, कायदे आज़म की बताई गई चीज़ों पर देखा ही नहीं, कभी जाके सवाल पूछा ही नहीं, और ना ही पढ़ने की कोशिश की, ना जानने की कोशिश की कि वाक़तन वो शख्स जो हमारे लिए, इस पाकिस्तान के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ता रहा, वो चाहता क्या था बेसिकली। तो एक और बात ये भी इसमें आप देखें कि हम कायदे आज़म साहब जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो अहमियत के हामिल हैं, और हम उनको बहुत कहते भी हैं कि हमारे बानी हैं। उसके साथ हम उनकी मेहनत को भी रिग्रेट नहीं कर सकते, पीछे नहीं छोड़ सकते, जो उनके साथ थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले अपनी जानें भी दे दी और पाकिस्तान के लिए लड़ते लड़ते जो है वो ख़त्म हो गए। तो मेरा ख्याल है कि न सिर्फ कायदे आज़म बल्कि उन तमाम उनके साथियों को जो उनके साथ यहाँ तक पाकिस्तान को लेके आए, उनको भी खिराजे अकीदत जो है पेश करना खान साहब हों, वो इलामा मोहम्मद इकबाल हों, और ऐसी बेशुमार शख्सियतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना कलीदी रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ क्योंकि आज कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी है, तो हमें कायदे आज़म को याद तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने अमाल में भी ये चीज़ शामिल करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा हो सके हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। और मुझे एक बड़ा ही फेमस कोट है कायदे आज़म का, वर्क एंड वर्क। लेकिन हम देखते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक डेडिकेशन, एक पैशन उस तरह से नहीं काम हो रहा। अगर हम ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवा लें तो हम देखेंगे कि जिस खूबसूरत पाकिस्तान को बनाया है और जिस खूबसूरत पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदला है, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान बन चुका है, इसकी प्रोग्रेस के हवाले से ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत है। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, और इसमें हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, इसमें हमारे विज़न, जो हमारे जो लीडर्स हैं उनका विज़न शामिल है। तो ऐसे में हमें अब ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान हमें दिया गया है, इस पाकिस्तान की हिफाजत करना और इसके लिए दिन रात काम करना। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सोशल वेलफेयर के हवाले से। सोशल वेलफेयर के हवाले से जब भी हमारे जहन पे ये लफ्ज़ आता है तो हमारा ख्याल सबसे पहले ये होता है कि आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हमारे इदारे क्या काम कर रहे हैं। और कभी हमने सोचा है कि इदारों के हवाले से तो हम बात कर लेते हैं कि हमारी ये ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। सोशल वेलफेयर के अपने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए वो चैलेंजेस क्या हैं, हुकूमत किस तरह से इक़दाम कर रही है, इस पर बात करते हैं। मरी, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है इन दी टर्म ऑफ वो फाइनेंशियल हो, शादियाँ करवाने के हवाले से हो, तो लेकिन इस इदारे के अपने चैलेंजेस क्या क्या हैं? मैं विश इसके अंदर सबसे अहम बात जैसे आपने की कि सोशल वेलफेयर है ही वो इदारा जो फलाही बहबूद के लिए है और लोग इसके साथ आसानी भी लेते हैं। वो किसी भी किस्म की हो सकती है, बेशक वो डिवाइसेस के थ्रू हो या आप किसी की माली मदद कर रहे हैं, किसी को इसके साथ मिला रहे हैं कि चलें यार कोलैबोरेशन के साथ दो लोग जो हैं बेहतर तरीके से चल सकें। लेकिन एट द एंड यहाँ पर उनके अपने फ़ंड्स की प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा से ही रहती है। आप देखें, आप इस जून के अंदर जो फ़ंड्स हमें दिए गए कि ये चीज़ें हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, उसके तहत सोशल वेलफेयर जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन फिर एट दी एंड आप देखें कि अब 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक उस हवाले से जो बजट इनको दिया जाना चाहिए था वो इनको नहीं मिला। उसकी वजह से मुख्तलिफ इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं और उसके ऊपर काम भी हो सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि डिजिटलाइजेशन जो थी वो ख़वातीन के लिए वो शुरू की जा सकती थी और उसके लिए बेहतर जो आप कह लें कि इनकी लैब्स थी वो इनकी बेहतर की जा सकती थी, ताकि वहाँ पर जितना ज़्यादा बेहतर सामान आएगा उतना बेहतर ख़वातीन काम कर सकेंगी। अब हम हर बात पे ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आपके पास पूरी डिवाइसेस ही मौजूद नहीं होंगी, पूरा वो एरिया मौजूद नहीं होगा जहाँ पे आप बेहतर काम कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपकी वो डिजिटलाइजेशन हो या आपके जो फ़ंड हो वो किसी भी तरह से यूज़ हो रहे हों। तो ये तरीक़ाकार सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ कह दिया जाता है कागज़ी तौर पर कि ये बजट इस इदारे को दिया जाएगा, ये बजट इस इदारे को दिया जाएगा, फिर एट दी एंड मिलता भी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अजीब सी है कि अभी फ़िलहाल ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल रुका हुआ है। पिछले दिनों यहाँ पे सेक्रेटरी साहब जो हैं वो आए सोशल वेलफेयर के और उन्होंने धीरान प्रोजेक्ट का तो दीगर प्रोजेक्ट उन्होंने देखे, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे सुखदा बेड़ा जो है प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए जो सेपरेटेड हो जाती हैं और उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाना पड़ता है। तो उसके लिए ज़मीन देख ली गई, लेकिन वहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम जो है प्रॉपर शुरू नहीं किया जा सका कि चले वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। तो ऑब्वियसली देखें, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे जैसे हुकूमतें बदलती जाती हैं तो प्रोजेक्ट्स जो है वो साथ साथ आते जाते हैं। अब एक हुकूमत अगर बदल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो 3-4 साल के लिए वो गया, वो आप किसी तरह से भी आपके काम जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि हर हुकूमत को अपनी जगह अपनी स्टैंप लगाने का और अपने झंडे गाड़ने का बहुत शौक़ होता है, तो वो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक साइड पे लगा देते हैं। तो यही अगर सूरत हाल यहाँ पर हो जाएगी तो फिर आप देखें कि कितनी फैमिलीज उसकी वजह से सफ़र करेंगी। वेलफेयर के हवाले से बात होती है तो जहन में सबसे पहला सवाल या सबसे पहला जवाब यही आना चाहिए कि सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना है, इसमें किसी हुकूमत की स्टैंप और इसमें नहीं होना चाहिए। अभी आप बता रही थी सुखदा बेड़ा जो प्रोजेक्ट है, इस हवाले से बताइएगा कि इसके इनिशिएटिव क्या हैं, किस तरह से ये काम करेगा, और जिस तरह से आपने बताया कि ब्रोकन फैमिलीज़ के हवाले से इसमें ये है हमारे यहाँ जो अदालत मौजूद है वहाँ पर हर तरह के बंदे मौजूद होते हैं। उनके अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कोई कत्ल किया है, वो भी मौजूद है जिसने कोई चोरी की है, वो भी मौजूद है जो पता नहीं कितने सालों से जेल में है और अब उसकी पेशियाँ जो है वो हो रही हैं। यानी कि हर रंग का बंदा अदालत के अंदर मौजूद होता है। और इस सूरत हाल में जो हमारी ब्रोकन फैमिलीज़ हैं उनको भी उस जगह पे आना पड़ता है, अपने बच्चों के साथ आना पड़ता है और उसकी वजह से वो काफ़ी सफ़र करती हैं। उनके अंदर हमारी ख़वातीन भी होती हैं जो उस वजह से खासी परेशान हो रही हैं। तो ये बेसिकली पूरे एशिया के अंदर इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है, ना इवन दो इंडिया में भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये बाहर के ममालिक के अंदर है, जिनके अंदर न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, यूके, कनाडा में ये प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। और अब पंजाब के अंदर 5 अजला के अंदर ये बनाया जाएगा, जिसके अंदर फैसलाबाद भी मौजूद है। इसके अंदर बेसिकली एक अदालत है और ये अदालत प्रॉपर बनाई जाएगी जहाँ पर सिर्फ ब्रोकन फैमिलीज़, वो ख़वातीन जो अपने बच्चों के साथ होती हैं या वो हस्बैंड एंड वाइफ जिनके दरमियान में कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं किसी भी सूरत हाल में, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट बिठाए जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे वकील साहिबान बैठेंगे, जज साहिबान बैठेंगे जो प्रॉपर सिर्फ इन्हीं केसेस को डील करेंगे। उन लोगों को किसी और अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ वही माहौल होगा जो आप कह लें कि सिर्फ उन फैमिलीज़ के लिए है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है या ब्रोकन प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग से बच सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारी अदालतों की सूरत हाल है ना, यहाँ पे तो मैंने कई इस तरह के प्रोग्राम्स देखे हैं, कोई जगह पढ़ा भी है कि कई साल पुराने केसेज हैं वो पड़े हुए हैं और
और वो बंदे मर चुके हैं लेकिन वो केस अभी तक नहीं खोले गए। तो आप अगर इस तरह की सूरत हाल में आप ये खुला के केसेस हैं या खुदा न खासा तलाक के केसेस हैं, तो उनके लिए आप इस तरह की अदालतों में जाके कई घंटे बैठें और फिर तारीख पे तारीख आपको पड़ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। और मरियम, जब अदालतों में बच्चे जाते हैं, यकीन करें वो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, मेंटली वो पहले ही टेंशन में होते हैं, बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट को लेकर, माँ बाप की सेपरेशन को लेकर। तो ऐसे में ये सुखदा वेड़ा जो प्रोजेक्ट है, इस ऐसे प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लेना, ये वाकई बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये एक बेहतर चीज़ भी है। आप देखें कि हमारे यहाँ जो सोशल वो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, अब वहाँ पे जो गदागर बच्चे पकड़े जाते हैं या लॉस्ट बच्चे पकड़े जाते हैं, वो भी अदालत के अंदर पेश होते हैं। ये वही अदालत है जहाँ पर हर रंग का बंदा मौजूद है। अब आप देखें कि उनकी ज़हनी सूरत हाल क्या होगी। खैर फैसलाबाद के लिए फैसलाबाद में तो अलग मौजूद नहीं है, लेकिन लाहौर में मौजूद है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिस के अंदर ही अदालत बनी हुई, वहीं जज साहब बैठते हैं और वहीं पर उन बच्चों को जो है अदालती तौर पर अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन कर लिया जाता है। लेकिन फैसलाबाद के अंदर ऐसी कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो होंगे तो चीज़ें आसान हो सकेंगी, वरना आप कह लें कि सब कुछ मिक्सअप सा रहेगा और लोगों के लिए जो मुश्किल है वो कभी भी हल नहीं होगी सही तरीके से। बिल्कुल इसी तरह से है, और मुश्किलात को आसान करना सोशल वेलफेयर का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इदारे को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंड्स के इशूज़ हैं, वो इशूज़ जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होने चाहिए। मरीम, ये बताइएगा, जो बेघर ख़वातीन हैं और जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार खातून हैं, वो भी सोशल वेलफेयर के अंडर ही आती हैं, उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? अच्छा महविश, इसमें सबसे पहले बात तो थी कि पिछले 3 से 4 साल हो गए थे, सोशल वेलफेयर का इदारा था दारुल अमान, जहाँ पे ख़वातीन मुकीम होती हैं, और उसकी सूरत हाल थी कि ख़वातीन सिर्फ तीन कमरों के अंदर, 2 कमरों के अंदर मुहित थी, और वो कमरे थे जहाँ पर 40+ ख़वातीन थी अपने बच्चों के साथ, और एक खातून के 3-3, 4-4, 2-2 बच्चे भी थे, जिनके साथ वो एक कमरे के अंदर, 2 कमरों के अंदर सफ़र कर रहे थे और वो रह रहे थे, और वहाँ पर ही वो कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी कर रहे थे। लेकिन अब ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि उन 2-3-4 सालों में उनकी बिल्डिंग जो थी वो कंस्ट्रक्ट हो रही थी, अब वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब ये है कि एटलीस्ट ख़वातीन के लिए वहाँ पर अलग कमरे तो मौजूद हैं, लेकिन उनके जो बच्चे साथ मौजूद हैं उनके लिए भी वहाँ पर आप कह लें कि पढ़ाई का इंतज़ाम जो है वो किया गया है, कि एटलीस्ट, क्योंकि वो ख़वातीन वो हैं जो अदालत के थ्रू वहाँ पर आती हैं। और आप देखें कि अब इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि दारुल अमान की जितनी भी ख़वातीन हैं जो अदालत के थ्रू आती हैं, और इसी अदालत के थ्रू आती हैं जहाँ जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है, तो अब वो ख़वातीन भी सुखदा वेड़ा अदालत जो है उसके थ्रू आया करेंगी, अगर वो बन जाती है तो। क्योंकि आप देखें कि इनके भी वही सेम केसेस होते हैं, ब्रोकन फैमिलीज होते हैं, घर से भागी होती हैं, या नहीं भी अगर भागी होती तो घर वालों ने निकाला होता है ड्यू टू अदर रीज़न्स की, कोई भी रीज़न्स उनके हो सकते हैं जिस वजह से उन्होंने निकाला है। लेकिन ये फिर होता है कि उन ख़वातीन का भी अदालत में जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि वो भी मेंटली तौर पर इतनी ज़्यादा कोई स्टेबल नहीं होती या डिस्टर्ब्ड होती हैं, तो इस तरह की ख़वातीन का भी ताल्लुक जो है सुखदा वेड़ा से ही हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें ADP स्कीम के थ्रू, ये आप कह लें कि 4 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी, और बीच में 1 साल ऐसा था कि बिल्कुल रुक चुकी थी, कोई फ़ंड नहीं आ रहे थे, वो ख़वातीन उन्हीं कमरों में मुहित थी, शदीद गर्मी में भी वो उन्हीं कमरों के अंदर होती थी। लेकिन अब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, 3-4 दिन पहले ही उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया, ताकि ख़वातीन जो है वो बेहतर ज़िंदगी, मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन के लिए वहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। अब उसमें सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि उन ख़वातीन ने सिर्फ वहाँ नहीं रहना, अब वो ख़वातीन क्योंकि अदालत के थ्रू आती हैं, उनका केस पूरा अदालत में देखा जाता है, और चंद माह के बाद, 2 माह हो सकते हैं, 3 माह हो सकते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि केस अगर आपका बेहतर तरीके से देखा जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको फ्री कर देते हैं। अब इसके भी मुख्तलिफ़ तरह की टाइप्स हैं कि कुछ ख़वातीन जो कि ख़ास तौर पर घर से निकाल दी जाती हैं, उनके घर वाले उनको ऑन नहीं कर रहे होते, उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि उन्होंने जाना कहाँ। अब दारुल अमान में वो नहीं रह सकती। दारुल अमान के लिए एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर वो ख़वातीन आती हैं जो मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब होती हैं, ऑब्वियसली ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड नहीं रख रहा या तशद्दुद किया जा रहा है, या वो खुद घर से भाग आती हैं तशद्दुद की वजह से। तो इस तरह की ख़वातीन के साथ एक नॉर्मल खातून का रहना बहुत मुश्किल है अपने बच्चों समेत। तो फिर अब फ़िलहाल फैसलाबाद के अंदर इस तरह का फिर डिसीजन जो है, अब भी आप कह लें कि कोरिया और पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट है जायका, ठीक है, वहाँ पर इनको रखा जाता है। ये ख़वातीन वो हैं, उनको आप कह लें कि घर इदारा है, लेकिन एक घर की तरह इदारा है, जहाँ पर उन्होंने अपना काम भी करना है
उन्होंने अपने बच्चों को भी संभालना है, उन्होंने रहना भी वहाँ पर ही है। तो उनका कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं होता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। लेकिन सोशल वेलफेयर का इदारा है सनतज़ार, जो उन्हीं की बिल्डिंग के अंदर है, और वो वहाँ से उन्होंने, आप कह लें कि उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उनको हुनर सिखाया जाता है ताकि एटलीस्ट वो वहाँ पर रह के ही काम करना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें, हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और ऐसे में वो ख़वातीन जो कि घर से किसी न किसी रीज़न की वजह से निकल आती हैं, किसी को निकाल दिया जाता है, तो उन्हें एक जगह पे पनाह देने के साथ साथ उन्हें बाख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है। देखें कि अगर उसके 4 बच्चे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर उसने वहाँ पे जायका में रहना है या चले उसने कहीं बाहर जाके भी रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास वो इंडिपेंडेंट हो, उसको कुछ आता हो। क्योंकि देखिए, आप सारी ज़िंदगी एक इदारे के अंदर नहीं गुजार सकते, आपने वहाँ से निकलना भी है, ख़ुद को बेहतर भी करना है और आगे लेके भी चलना है। तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि आपके पास कोई हुनर हो, आप किसी छोटे से मकान में, किसी एक कमरे के मकान में भी हों, आप पार्लर का काम सीख लेंगी तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, आप ख़ुद बेहतर अपना रोज़गार कमा सकती हैं, आप सिलाई कढ़ाई आपको अगर सिखा दी गई है तो आप वो कर सकती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। किसी अच्छी फैक्ट्री में आप काम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी सबसे ज़्यादा यही है कि आपको हुनर हो। बिल्कुल, हुनर होना चाहिए और स्किल्स जो है ये लाजमी होनी चाहिए। और ख़वातीन के हवाले से हम बात करें तो इन्हें सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एम्पावर होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक घर को बनाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए खातून बेहतर हिकमत अमली से काम कर सकती है। सनतज़ार के हवाले से फ़र्दर भी बात करेंगे कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक की, मत जाइए हमारे साथ ही। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है इंसान की ज़िंदगी के, सालगिरह के दिन के हवाले से। तो आपकी सालगिरह हम सिटी एट 10 में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने बर्थडे के हवाले से क्लिप भेजना है, और अपनी बर्थडे की डेट हम शामिल करेंगे आपकी सालगिरह को प्रोग्राम में। आज जो है ज़ैनब बतूल अपनी सालगिरह मना रही हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से ज़ैनब खुशियों से महकता रहे, और आप हमेशा अपनी सालगिरह अपनों के साथ सेलिब्रेट करती रही। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, ख़वातीन को बाइख्तियार करने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन को भी चाहिए कि अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, तो उनमें लाजमी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप बाइख्तियार होंगी तो आप अपने घर को भी बेहतरीन तरीके से चला सकेंगी, आप अपनी फ़ैमिली को, अपनी फ़ैमिली के बजट को बेहतर तरीके से लेकर चलेंगी। मरीम, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सनतज़ार प्रोजेक्ट के हवाले से। इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा, ये किन किन ख़वातीन को रजिस्ट्रेशन के लिए अहलियत रख देता है, और क्या क्या इसमें प्रोजेक्ट्स शामिल हैं? अच्छा, मैं भी देखें कि बेसिकली सनतज़ार के अंदर कोई भी एज लिमिट मौजूद नहीं है। ये हर तरह से बहुत ईजी है और एलिजिबल है हर ख़ातून के लिए, हर एज के लिए। देखें, आप अगर आपने मिडिल कर लिया है और आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है, तो आप आएँ और आके सनतज़ार के अंदर एडमिशन ले लें। सादे सादे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बेफॉर्म होगा और आपका आईडी कार्ड होगा जो 16+ है उनका। और इसके अलावा जो 50 साल की ख़वातीन है, 60 साल की ख़वातीन हैं, उनके पास कुछ नहीं है तो अपना आईडी कार्ड ले आएँ और आके वहाँ पे एडमिशन करवा लें। देयर इज़ नथिंग, उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपने एडमिशन वहाँ पे जाए किस तरह से लेना है। और सेकेंडली ये देखें, सनतज़ार के नाम से ही पता चलता है कि सनतज़ार वो इदारा है जो कि बेसिक ख़वातीन के काम को बेहतर करने और उनको पे ऑफ करने के लिए है कि ख़वातीन अगर उसमें काम कर रही हैं, उसमें हुनर सीख रही हैं, तो ख़वातीन उससे कुछ उनको मिलना भी शुरू हो जाए, उनको पेमेंट आनी शुरू हो, उनके लिए कोई रोज़गार का बेहतर ज़रिया बने। लेकिन कई सालों से ये सूरत हाल थी कि सनतज़ार के अंदर सिर्फ सिखाया जा रहा था, उनको दिया कुछ नहीं जा रहा था। ऑल दो हुनर एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर आपके पास आ जाए तो आप उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि हमारे यहाँ ना प्रैक्टिस नहीं होती। महविश, हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ना ज़्यादा एडमिशन सनतज़ार में तब होते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं गर्मी की, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो स्कूल की लड़कियाँ होती हैं वो फ्री होती हैं, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं, जो हाउस होल्ड ख़वातीन होती हैं, वो भी उस टाइम में आती हैं क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो घर पर होते हैं, तो वो कहती हैं कि चले हम थोड़ी अपनी एक्टिविटी रख सकते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि वो 3 महीने या 4 महीने ख़वातीन, बच्चे, लड़कियां उसके अंदर अच्छे तरीके से काम सीखती हैं। ठीक है। फिर ये होता है यूनिवर्सिटी खुल गई, कॉलेज खुल गया,
और सारा कुछ छोड़ दिया, वो आपकी हल्की फुल्की जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो भी हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए। ये एक गलत चीज़ है। आप देखें कि अगर आप उसी चीज़ के ऊपर, आप इसकी सादी से एक एग्जांपल है कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 3 माह का कोर्स किया है या 2 माह का कोर्स किया उन छुट्टियों के अंदर, तो आप ये ना करें कि आप उसको छोड़ दें जब आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज शुरू हो। आप उसको कंटिन्यू करें, आप उसको लेके चलें, क्योंकि आपने एक चीज़ सीखी है और आप उसके ऊपर काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जब हुनर के हवाले से बात करें तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है, काम में बेहतरी है, वो प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस से आती है, एग्जैक्टली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सालों से बंद था बिल्कुल भी, और इसके ऊपर आती ज़रूर थी ख़वातीन, काम सीखती ज़रूर थी, लेकिन जो ख़वातीन को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, उनको वहाँ से कोई उम्मीद होती थी कि वो कुछ हो सकेगा, तो अब नज़र आना शुरू हुई है। 1 माह पहले यहाँ पर 2 सनतज़ार हैं, एक जो है वो सदीकिया टाउन में है, और उसके अलावा जो दूसरा है वो इस वक्त डी ग्राउंड के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अब ये उन्होंने शुरू किया है कि प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिए। प्रोडक्शन यूनिट का क्या काम है कि ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ और मुख्तलिफ़ मिल्स जो हैं या लोकल मार्केट से काम लिया जाता है और उसको इन ख़वातीन तक पहुँचाते हैं। ब्रिज जो है बीच में सोशल वेलफेयर बनता है। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि जैसे टाटा मार्केट है या लाल मिल है, यहाँ से कपड़े उठाए जाते हैं, ठीक है। वो अनस्टिच कपड़े होते हैं, वहाँ पर जाके सनतज़ार के अंदर उनको कट किया जाता है। ख़वातीन के सूट ही होते हैं, और वहाँ पर ख़वातीन की मशीन जो है वो लगी हुई है, वो जो कि सारी मिल से आई हुई हैं। इन मशीनों के ऊपर उनकी स्टिचिंग की जाती है और उसी वक्त उनको पे कर दिया जाता है। अब खातून पे डिपेंड करता है कि वो दिन के कितने सूट सीती है। अब फ़ी पीस जो है वो 100 रुपीज़ है, यानी कि अगर आप शलवार और कमीज़ अपना कंप्लीट करती हो तो आपका 200 रुपया है। और यही वहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनका ये बताना था कि एक खातून जो है यहाँ पर 20 सूट भी सी लेती है। मरीम, ख़वातीन में काबिलियत की और टैलेंट की कमी नहीं है, बस ज़रूरत इस समझ की है कि उस टैलेंट को, उस काबिलियत को पहचानने की, और अक्सर औक़ात इसे पहचानने में हम खुद से भी कोताही कर देते हैं। तो आपके अपने अंदर की स्किल्स और टैलेंट को निखारिए, और कोई भी प्रोजेक्ट है, वो सनतज़ार है जो ख़वातीन को इख्तियार बना रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेशन आप लोगों की लाजमी होनी चाहिए ताकि आप लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है प्रोग्राम में सोशल वेलफेयर के हवाले से। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तो सोशल वेलफेयर की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, वो सनतज़ार की सूरत में हो या दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से। सोशल वेलफेयर के चैलेंजेस के हवाले से भी मरियम हमने गुफ्तगू की। अब ये बताइएगा कि सोशल वेलफेयर की जानिब से कोई न्यू प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, या हम पुराने प्रोजेक्ट्स जैसे हिम्मत कार्ड हो गया या धीरानी प्रोजेक्ट हो गया, इनके जो नए फेजेस का आगाज़ कब से देख रहे हैं? मैं बस देखें, जो धीरानी प्रोजेक्ट है और उसके अलावा जो हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट है, ये तो जारी वाले प्रोजेक्ट है। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और मज़ीद अभी उस पर मज़ीद होने की भी ज़रूरत है। आप देखें कि जो हिम्मत कार्ड प्रोग्राम है उसका इस वक्त दूसरा तीसरा फ़ेज़ है और जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वहाँ पे सिटी और सदर के जितने भी लोग हैं उनको प्रोवाइड भी किया जा रहा है, उनको फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको जो नॉट टू फिट वर्क हैं उनको उनके कार्ड के थ्रू पैसे दिए जाते हैं और वो काम बड़े अच्छे तरीके से जारी है। मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम होने की ज़रूरत थी। लेकिन आप देखें कि जब सेक्रेटरी साहब आए तो मैंने उनसे सवाल भी ये ज़रूर किया कि आप देखें कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था ADP स्कीम का नशेमन के नाम से। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो स्पेशल अफराद थे, किसी भी डिसेबिलिटी के थे, वो बेशक वो चल नहीं सकते थे, छोटे कद के थे, बोल नहीं सकते थे, हेयरिंग प्रॉब्लम था या फिर उसके अलावा फ़िज़िकली किसी भी तरह से वो डिसेबिलिटी का शिकार थे, उन लोगों को वहाँ पर रखा जाता था। उनके लिए वहाँ पर आप कह लें कि 10 से 12 प्रोजेक्ट्स थे अंदर उसके जो शुरू किए गए थे। उसके अंदर देखिए कंप्यूटर बेसिक्स थी, सिलाई कढ़ाई थी, ख़वातीन जो वहाँ पर आती थी स्पेशल ख़वातीन उनके लिए मेकअप था। उसके अलावा वहाँ पर मकैनिक की प्रोजेक्ट यानी कि मकैनिकी के जो काम है वो किए जाते थे, इलेक्ट्रिशियन के जो काम थे वो किए जाते थे और मोबाइल रिपेयरिंग जो था वो किया जाता था। अब ये देखिए ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, आपको इसके लिए कोई बहुत लंबी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सीख जाते हैं 2-3 महीने का कोर्स और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उनको वहाँ पर पे किया जाता था डेली बेसिस पे
उनको पे किया जाता था, और उसके अलावा जो स्पेशल पर्सन्स कहीं दूर से थे तो उनको वहाँ पे एज अ हॉस्टल के तौर पे रखा जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि उनको वहाँ पर हुनर भी दिया जा रहा था और उनको रखा जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, हमारे इदारों ने क्या किया कि वो इतना अच्छा इदारा जो है उसको बंद कर दिया गया, और उसकी हमने अल्टरनेट क्या निकाला, हमने हिम्मत कार्ड निकाल लिया। अब वो क्या है कि वो सारे बेचारे घर बैठे हैं और घर बैठे पैसे ले रहे हैं। ये एक वक्ती फ़ायदा है जो सिर्फ उनके हद तक हो रहा है, और वो बाख्तियार भी बनाना बाख्तियार बना। अब वो वहाँ पे जो बैठे हुए थे, आप यकीन करें उनमें से कितनों के साथ मैंने कम्युनिकेशन किया, अभी भी कांटेक्ट में हूँ। तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त किसी दर्जी की दुकान पे बैठे हुए हैं, किसी मैकेनिक की दुकान पर मौजूद हैं, या उसके अलावा किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और एक ऐसी भी हमारे पास इस वक्त स्टोरी है कि उन्होंने अपनी दुकान जो है वो खोल ली। तो यही ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत बेसिकली है। हमारा ये काम नहीं है कि हम उनको पैसे देना शुरू कर दें। देखिए, एक इख्तलाफ होता है, वो बहुत से लोगों के है कि हमारे भीख मांगने वाले लोग जो है ना, वो इस वक्त खड़े हैं उनके ऊपर, इसके ऊपर ये जो हमारे दीगर, बिल्कुल इसी हाँ, तरह से मतलब खड़े हुए हैं, लेकिन उनको पैसे हम दे देते हैं गाड़ी नीचे की सिंपैथी के तौर पर, उनको पैसे दे दिए, और क्या है सिग्नल पे वो खड़े हैं, कोई मसला नहीं। भाई आप हमारी हुकूमत है, जवाब दें उनको। आप उनको वहाँ से किसी बेहतर जगह पे शिफ्ट करें, उनके मसाइल को देखें, उनको आप किसी काम पे लगवाएं, ना कि उनको हम हाथ से पैसे देना शुरू कर दें। हमारे यहाँ हमारी जो आवाम है वो भी नहीं अच्छा काम करती कि वो पैसे देती है। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करना, यहाँ पर करना, हमारी जो पॉलिसीज़ है या हिकमत अमली है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी लीवरेज की गुंजाइश बिल्कुल ऐसे ही है कि हम बिल्कुल भी इस बात पे गौर नहीं करते। हम कहते हैं चलो ठीक है, घर बैठ के पैसे। क्यों भाई, एक इदारा मौजूद था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो सीख रहे थे और उनको उससे फ़ायदा हो रहा था। खैर, अभी हिम्मत कार्ड जो है वो चल रहा है, उसका तीसरा फेज़ है। इसके अलावा प्रोग्राम जो धीरानी था उसका थर्ड फेज़ जो है वो शुरू होने वाला है, हो चुका है एक्चुअली, और नवंबर में शादियां जो हैं वो होंगी। अक्टूबर के लास्ट वीक तक मैक्सिमम डेट जो है वो आ जाएगी। तो इसके अंदर सबसे अहम ये है कि उस तीसरे फेज़ के अंदर इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव वो ये लिया है कि जिस वक्त हमारे कैदी हजरात मौजूद हैं मुख्तलिफ जेलों के अंदर, उनसे एक मीटिंग जो है वो सोशल वेलफेयर की डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर, डिविजनल डायरेक्टर की गई है। उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि जो वहाँ पर मौजूद कैदी हैं उनसे बात की गई है। उनके घरों में अगर बेटियाँ हैं तो उनकी कम्युनिकेशन जो है उनकी फैमिली के साथ करवाया गया है कि उनके अगर घर में बेटियां इस वक्त बैठी हैं और वो जेल में मौजूद हैं तो उनकी बेटियों की शादी की जाए। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो धीरानी प्रोग्राम के थ्रू लिया गया है कि चलें उन कोई, क्योंकि देखिए वो भी शहरी हैं, बिल्कुल उनका भी उतना ही हक है जितना बाकियों का हकूक हैं। और बिल्कुल ऐसे सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए धीरानी और हिम्मत कार्ड के जो फेजेस हैं ये इनका आगाज़ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। तो आई होप सो कि जो लास्ट इनिशिएटिव में हमने देखा था कि कहीं पर थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई, बिल्कुल ऐसे ख़त्म की जाएंगी। बहुत शुक्रिया मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस प्रोग्राम। ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हो, धीरानी के प्रोजेक्ट की सूरत में हो, माजूर लोग हों, उन्हें हिम्मत कार्ड की सूरत में फैसिलिटेट करना हो, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है वो इक़दाम तो कर रहा है। फ़ंड्स की गैर मौजूदगी की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए कि इन प्रोजेक्ट को टाइमली मॉनिटर भी किया जाए और इनके जो फ़ंड्स का मसला है वो भी रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सब्जियों और चिकन के भाव के हवाले से। ये ऐसी प्राइसेस हैं जो कि रोज़ाना स्टेबल नहीं रहती। कभी हम देखते हैं कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये किचन की आइटम्स पे डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती हैं। तो आज सब्जियों के क्या भाव रहेंगे, चिकन आज भी VIP डिश रहेगा या कीमत जो है चिकन की कम होगी, ये देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं सब्ज़ी और फ्रूट्स के भाव को लेकर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमेरात की रेट की जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये कमी के बाद 595 रुपये से 581 रुपये हो चुका है, जबकि अंडे फार्मी जो हैं वो 306 से 307 रुपये हो चुके हैं। आलू कच्चा 81 रुपये फ़ी किलो है, प्याज 70 रुपये फ़ी किलो है, टमाटर 135 रुपये फ़ी किलो पर दस्याब है, लहसन हरनाई साहब का कीमत 260 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, सब्ज़ी मिर्च 95 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, फूल गोभी 170 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि बंद गोभी 110 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, घिया कद्दू साहब का कीमत 105 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, बैंगन 95, खीरे 77 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, मटर की कीमत जो है वो 295 रुपये है, पालक जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, शिमला मिर्च 170 रुपये फ़ी किलो है, गाजर जो है 120 रुपये फ़ी किलो है, अरबी 85 रुपये फ़ी किलो है। फलों में देखा जाए तो सेब गाचा
240 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। केला 130 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। आम चौसा 240 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अमरूद 85 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अनार देसी 310 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। अंगूर गोला 200 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि अंगूर सुंदरखानी 300 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। देखा जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त कम हुआ है, उसकी जो कीमत है उसके अंदर कमी आई है, और इसी के साथ साथ फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं एहतसाब के हवाले से, कानून के हवाले से। कानून और एहतसाब एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। अक्सर औक़ात जब भी किसी शहरी को कोई मुश्किलात आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो सबसे पहले इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाज़ा खटखटाता है। तो ऐसे में सिचुएशन ये आती है, मेरे, आपके और हर इंसान के ज़हन में सवाल होता है कि अगर कहीं पर पुलिस की जानिब से कोई मसला आ रहा है तो इनका एहतसाब किस तरह से किया जाता है, शिकायत का क्या तरीक़ाकार है। ये वो सवाल है जो कि एक आम शहरी के जहन में आते हैं जब उनका वास्ता जो है वो पुलिस से पड़ा होता है। और थाना कल्चर कितना आज के दौर में तब्दील हो चुका है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले आज हमारे जो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद की खुशकिस्मती है कि फैसलाबाद को इतने मुखलिस ऑफिसर मिले हैं। मोहम्मद आसिफ सदीक, जिन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, SSP अकाउंटेबिलिटी ब्रांच फैसलाबाद रीजन से इनका ताल्लुक़ है, और इसके साथ साथ ये इससे कबल CTO फैसलाबाद के जो फ़राइज़ हैं वो भी सर अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है City 41 के क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तैयब मकबूल साहब आप? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आसिफ साहब, सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जब भी एक आम इंसान के जहन में पुलिस का लफ्ज़ आता है या कभी वास्ता पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इससे कबल एक डर का एलिमेंट होता था और हमें लगता था कि शायद पुलिस और थाना कल्चर आज भी पुराना है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच से ये सारी चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी हैं? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। तो आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। लोगों के जहन में अभी भी यही है कि पुलिस जो है ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बजाय हमें डराने के लिए या हमसे ज़्यादती के लिए, ये कतन इस तरह नहीं है। पुलिस आपके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है और वो कर रही है। तो पुलिस की जो छोटी मोटी जो नाजवाजियाँ या छोटे मोटे उनके जो मिस्टेक्स या इश्यूज़ थे, पब्लिक की रिड्रेसल के लिए 2018 में स्टैंडिंग ऑर्डर 11 के तहत ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का क़याम आया, मार्ज़ वजूद में आई, और इसमें हमने ID साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी कि जितने भी पब्लिक के ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्ट 1787 के थ्रू या वो टेक्स्ट कर दें या कॉल कर दें, ठीक है, या फिर हमें कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन कोरियर कर दें। वो फिर हमें वो डायरेक्ट हमें मार्क होती है CPO से, IG ऑफिस से। उस कंप्लेंट को फिर हम ले के तो आगे कंप्लेनेंट से और जो मुतलका पुलिस अफसरान हैं उन्हें बुला के तो उनकी हम जायज़ा लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं। ठीक है। तो उससे इतना फ़ायदा हुआ है कि पब्लिक जो है अब उसको अवेयरनेस हो गई है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ हम पुलिस की जो ज़्यादती है उसको भी हम आइडेंटिफाई करके तो उसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई के लिए खड़े हो सकते हैं, जा सकते हैं। पहले तो वो अदालत का सहारा लेते थे, लेकिन अब हम IG साहब ने इंटरनल जो है ना महकमे के अंदर जो एक अदारा वो एक बना दिया है, डिविजनल सतह पर SPs तैनात कर दिए हैं, और उनका काम ये है कि वो जितनी कंप्लेंट्स आएँ जो IG साहब की तरफ से आएँ, 1787 पे आए और या प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से आए या चीफ मिनिस्टर पोर्टल से आए, उनको प्रायोरिटी पर उसको हल करके और जो गुनाहगार हैं उनका तयन करके वो भिजवाएँ। बिल्कुल, एहतसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसिफ सदीक साहब, ये भी बताइएगा, अगर मौजूदा फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो अभी फैसलाबाद में कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं और इन्हें किस तरह से टैकल किया जाता है और शफाफियत किस तरह से यकीनी बनाई जाती है? जी, बहुत शुक्रिया। ये 2025 में जो हमारे पास आई हैं कंप्लेंट्स वो आलमोस्ट 100 के करीब हैं, इनमें से 88 जो हैं वो ये इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल और पुलिस की इसके रवैये के ख़िलाफ़ हैं, और जो बाकी जो 21-22 हैं वो हैं नाक़िस तफ्तीश और दीगर इस तरह के मुतफ़रक। उनमें से हमने 84 जो हैं हमने वो करवा दी हैं, डिस्पोज़ल उसकी हो गई है, बाकी जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। और इनमें से जितने जो लोग गुनाहगार नज़र आए, जो फॉल्टी नज़र आए,
जिनकी तफ्तीश नाकस थी, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड कर दी है। जिन्होंने कोई ज़्यादती की थी, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑफ केस में उन्होंने कोई ख़राबी की थी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई चीज़ें उन्होंने ठीक नहीं की थी, तो उनका उसके मुताबिक हमने रिकमेंड कर दिया कि ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल एहतसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इससे बेहतरी आती है और दूसरा पुलिस को भी पता होता है कि कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस है। वो पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई भी हमारा डिपार्टमेंट है, जहाँ पर एहतसाब स्ट्रॉन्ग होगा, समझे उस डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है वो बेहतरीन से बेहतरीन दिन ब दिन होती जाएगी। तो ये मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप क्राइम केसेस को भी देखते आए हैं, आवाम के साथ भी आपका डायरेक्टली लिंक होता है, कभी बातचीत केसेस के हवाले से। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के बनने के बाद आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि किस तरह से बेहतरी आई है कारकर्दगी में पुलिस की? शुक्रिया महविश। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले एक जब CTO बने हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, उसके साथ एक सीट हुआ करती थी SP सदर ट्रैफिक। रूरल एरिया में ट्रैफिक को देखते थे। इन्होंने वो सीट ख़त्म करके SSB इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच रीजन की ये सीट क्रिएट कर दी। बहुत अच्छा आइडिया था कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच बनाई जाए ताकि डिपार्टमेंट का अंदरूनी तौर पर ख़ुद भी एहतसाब हो। लोग कोर्ट में जाएं, दीगर हायर अथॉरिटीज़ के पास कंप्लेंट लेकर जाएं, लेकिन महकमे के अंदर भी एक ऐसा सेक्शन हो, ब्रांच हो, जो महकमे के अंदर ख़ुद एहतसाब करती रहे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि इस ब्रांच को उस तरह फ़ाल नहीं किया गया, फैसिलिटेट नहीं किया गया कि ये वाकई में एहतसाब करती, महकमे का एहतसाब करते। अब देखें, बराह रास्त आप इसको कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकते। आपको हर अथॉरिटी को IG ऑफिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जिस कंप्लेंट को वो मुनासिब समझेंगे वो IAB को भिजवा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते। एक ये मैं बड़ा फॉल्ट समझता हूँ। दूसरा, देखिए हमारा फैसलाबाद में जो SSP साहब हैं, आसिफ सदीक साहब, ये पूरे रीजन के SSP हैं, जंग, टोपा, चनियोट इंक्लूडिंग फैसलाबाद। इन तमाम चारों अज़ला में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इन्होंने करनी है। शायद ये मेरी बात पे इनको गैर मुनासिब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि इनके पास ना तो उतने वसाइल हैं, ना इनके पास उतनी स्ट्रेंथ है, और ना ही इनके पास उतने ऑफिसर्स हैं। चाहिए तो ये कि जिस तरह इनका एक ऑफ़िस बना है रीजन की सतह पर, अच्छा उस ऑफ़िस की भी सुन लें। जुल्म देखें, वो ऑफ़िस के लिए जगह ही मौजूद नहीं, ये किराए की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल महदूद स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। चाहिए तो ये कि जिस तरह फैसलाबाद डिवीज़न का बड़ा ज़िला है, यहाँ पर रीजनल ऑफिस हो, इसी के साथ साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी होना चाहिए, वो भी मौजूद नहीं। जंग, टोबा, चनियोट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मौजूद नहीं। इनको किसी भी मामले की सूरत में, इंक्वायरी की सूरत में यहाँ से खुद जंग, टोबा, चनियोट जाना बिल्कुल। इसी तरह से अगर लीड के हवाले से बात करें, मैं ये समझती हूँ कि एहतसाब डिपार्टमेंट किसी भी इदारे को लीड कर रहा होता है। जैसे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के हवाले से बात करें, अगर वसाइल नहीं है, पुलिस की तादाद कम है, तो ये चीज़ें मेक श्योर करते हुए यकीनन इनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी आसिफ सदीक साहब के लिए। तो ये बड़ी चीज़ें जो है ये मेक श्योर करनी चाहिए, हुकूमत को भी इस पर फोकस करना चाहिए। आसिफ सदीक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी जिस तरह से तो ये मकबूल साहब बता रहे थे कि चैलेंजेस भी हैं, क्राइसिस भी हैं, रिसोर्सेज की भी कमी है, तो इन तमाम चीज़ों को एक साथ देखना और उन्हें मैनेज करने के हवाले से आपको क्या क्या प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी हैं? जी, नो डाउट ये रीजनल सतह पर इसका सेटअप है और शुरू से कोई सरकारी बिल्डिंग्स नहीं मैसर आई, तो फिर रेंटेड प्रॉपर्टी में ऑफिस बन गए। एक लिहाज से ये है कि अगर हम इसको स्पेशल ब्रांच की रीजन के तहत जिस तरह उनका सेटअप है, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेटअप है, उसके लिहाज से अगर बन जाए तो ये ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट सतह पर हमारे डिस्ट्रिक्ट गेस्टेड अफसर बने बैठे हैं, DSPs और उनका स्टाफ, और रीजनल सतह पर SP सबान। और जो मकसद था, जो इन्होंने सीटें ख़त्म की थी, उससे ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बनी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और वो यकीनन इस महदूद वसाइल को हम बेहतरीन रिज़ल्ट्स दे रहे हैं। हम तो नहीं कह सकते, हम गवर्नमेंट की हमने कंप्लाइंस करनी है, जो भी पॉलिसी बनी है IG साहब की, लेकिन फिर भी अगर ये रीजनल सतह से डिस्ट्रिक्ट सतह पर हो जाता तो ज़्यादा इसके फ़ायदे और ज़्यादा नताइज अच्छे तरीके से
इसको किया जा सकता है। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जब यूनिट्स में डिवीज़न हो जाएगी तो चीज़ों को देखने के लिए, लीड करने के लिए भी आसानी होगी। ये भी बताइएगा आसिफ सदीक साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की कि तैयब मकबूल बता रहे थे कि कंप्लेन जो है वो डायरेक्ट उस तरह से नहीं की जा सकती, तो कंप्लेन का तरीक़ाकार क्या है? अगर एक शहरी है, उसे पुलिस को लेकर कोई कंप्लेन करना है या उसे कोई डाउट है कि ये केस जो है वो ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा रहा, तो इसका तरीक़ाकार किस तरह से है एक आम शहरी के लिए? जी, मैं बताता जाऊँ, ये बहुत अच्छा आपने कहा। शहरी के लिए कुछ नहीं करना, शहरी ने सिर्फ सिंपल 1787 अपने मोबाइल से डायल करना है। आगे से ऑपरेटर, उनको सीपीओ का ऑपरेटर है, उनको इन कांटेक्ट होगा और वो उनसे डिटेल लेगा। उसके बाद फिर वो खुद ही रब्ता करेंगे इनसे। सेकेंडली, या वो 1787 पर अपनी रिटर्न मैसेज लिखकर SMS कर दे। थर्डली, वो हमारा जो AIG कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, वो उनका लॉगिन है, उस पर भिजवा दे, या हमारी जो पुलिस की वेबसाइट है उस पर भिजवा दे, या फिर वो डायरेक्ट दरख्वास्त जो है वो IG साहब के ऑफिस कंप्लेंट सेल के नाम लिखकर कोरियर कर दें। ठीक है। तो 5-6 तरीके हैं जो आप अपना के तो ये कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हर बंदा जस्ट एक कॉल जो है वो कॉल अवे है, वो एक जस्ट उसने 1787 मिलाना है तो फ्री कॉल है, इसमें कोई इशू नहीं है, फौरी उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर हमारा महकमा उसके पीछे लग जाता है। ठीक है आसिफ सदीक साहब, ये भी बताइएगा, तरीक़ाकार तो आपने बता दिया कि बहुत इजी है क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, हर किसी को मोबाइल भी यूज़ करना आता है। तो अगर कोई कंप्लेन करता है, ये कितने दिनों में रिव्यू किया जाता है, उस पर कितने दिनों में इकदाम किए जाते हैं, इस पर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूँगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में कंप्लेन का तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डिपार्टमेंट में जहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि कोई ना कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। तो ऐसे में इदारे में ऐसे लोगों का मौजूद होना और एहतसाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एहतसाब के लिए कंप्लेन का तरीक़ाकार हमने ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस किया। आसिफ सदीक साहब, ये भी बताइएगा कि अगर कोई शहरी कंप्लेन करता है, उस कंप्लेन को सुनने के लिए, उसे रिजॉल्व करने के लिए कितने दिन का एक तरीक़ाकार होता है, दायराकार होता है, ताकि अगर एक पर्सन है वो कंप्लेन कर रहा है तो उसे ये मेक श्योर हो कि मैंने कंप्लेन कर दिया, अब इतने दिनों में मेरी कंप्लेन जो है एटलीस्ट ये सुनी जाएगी और इस पर इकदाम किए जाएंगे। जी, फ्रंट डेस्क पर जो कंप्लेंट्स जाती हैं उनका एक टाइम फ्रेम दिया गया है। ऐसी कंप्लेंट्स जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड होती हैं, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, वो 24 घंटे के अंदर हल होना होता है, उनका सही दर्ज होने होती हैं। पर्सन, क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है, जिसमें कत्ल है, इक़दाम कत्ल है, ज़ना है, ज़रर है, उनकी दरख्वास्तें 8 घंटे में उनको मुकदमा दर्ज होना होता है। ऐसे जराइम जो 452 और 354 और 506 वाले हैं उनको 48 आवर्स में, और जो धोखाधड़ी, जालसाजी और 489F वाले हैं उनके जो हैं वो 5 दिन के अंदर इंक्वायरी करके वो उसका करना होता है। तो ये एक बताई गई तरतीब है जो कि थाने में अगर इससे हटते हैं तो फिर हम पहुंच जाते हैं कि भाई हाँ जी बताएं कि ये जो फ्रंट डेस्क की जो रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि ये कंप्लेनेंट इस वक्त आया था, ठीक है, और इसकी कंप्लेंट जो थी वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत थी, उसका कुछ चोरी हुआ था। तो वो आपने क्या किया, वो अभी तक आप उसको लेके बैठे हुए हैं, आपने दर्ज क्यों नहीं की। इसी तरह क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, वो आपने इस जो स्टिपुलेटेड पीरियड है इसके अंदर क्यों नहीं दर्ज किया। और दीगर जराइम जो हैं 452 और 406 और 354 वगैरह, तो ये टाइम फ्रेम बड़ा लाजमी है, इसको हम बड़ा मॉनिटर करते हैं, इसको हम बड़ा फोकस करते हैं और इसको हम आइडेंटिफाई ज़रूर करते हैं। बिल्कुल सही, इसी तरह से है, क्योंकि सबसे पहला जहन में सवाल यही आता है कि अगर कंप्लेन दर्ज हुई है तो इसका टाइम फ्रेम क्या होगा। तो ये मकबूल साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन आवाम जो है इसके साथ मिलकर बहुत सारे क्राइम को हाईलाइट भी किया जा सकता है, उन्हें उस पर इकदाम भी किए जा सकते हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में आप इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का रोल किस तरह से देखते हैं? जो मैंने पहले बात की कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का अभी तक लोगों को उस तरह पता ही नहीं जिस तरह कॉमन पुलिस के हवाले से पता है। उसकी वजह कि एक तो इनको ऑफिस शहर से हट के दिया गया है, दूसरा बराह रास्त उनकी डीलिंग नहीं है, ख़ुद कंप्लेंट आके वो इनके ऑफिस में जमा नहीं करवा सकते। अब पूरे साल में इनको 100 के करीब कंप्लेंट्स आई हैं।
अगर बराह रास्त कंप्लेंट दर्ज करवाने का कोई सिस्टम इनके पास होता तो फिर आप देखते ये तादाद 10,000 तक चले जाती। अब चूँकि 100 कंप्लेंट्स आई हैं, इनके पास 100 लोग आए होंगे, उनके साथ कुछ लोग मिला के अब 1,000 लोग कह लें, अब तक 1,000 लोगों को पता होगा कि ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच भी कोई डिपार्टमेंट है। एक तो इसको पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। अगर पब्लिक ओपन हो जाए, ये पब्लिक इनको खुफिया कंप्लेंट्स करें कि जी फ़लाँ जगह ये मामला है, फ़लाँ थाने में इस फैसिलिटी जो है जिसका फुकदान है ये मिल नहीं रही, तो उसके बाद ये खुफिया खुद इंक्वायरी करके जब उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, उस पर एक्शन होगा, तो पुलिस डिपार्टमेंट को डर होगा कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने कहीं हमारी रिपोर्ट ना बना दी हो। वो खुफिया तौर पे इंक्वायरी करते हैं, इनको इस तरफ लाना चाहिए। लेकिन जिस तरह जिस पैशन के साथ और जिस माइंड सेट के साथ IAB डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं रह सका। अब मैं बात करता हूँ कि आसिफ सदीक साहब, इन्होंने ट्रैफिक में बहुत सर्व किया है, ये स्पेशलिस्ट हैं ट्रैफिक के। लाहौर जैसे शहर में इन्होंने 18-20 साल ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाई है। आपको पता है वहाँ पे फैसलाबाद की ट्रैफिक का हाल आपने देखा है, यहाँ से 50 गुना ज़्यादा तो बहुत बुरी सिचुएशन वहाँ है। सिचुएशन है। आप देखें, उसके बावजूद इन्होंने कई साल उस ट्रैफिक को कंट्रोल किया है। मतलब जो इनकी एबिलिटी थी उस हिसाब से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को इनसे वो काम नहीं लिया। वो 1.5 करोड़ की 1.25 करोड़ की आबादी वाला शहर उसकी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच तो बात ही कोई नहीं है। ये खुद इन्वेस्टिगेशन करने के भी अच्छे काबिल ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी करते हैं। अब एक साल में आप 9 माह में 8 माह में सिर्फ 100 कंप्लेंट्स इनको फारवर्ड की हैं। आप इनको 10,000 फारवर्ड करके देखें, आप वो करेंगे। लेकिन उनको भी पता है कि 10,000 कंप्लेंट्स इनको भेजने के लिए उतने रिसोर्स इनके पास नहीं है। अब इनको खुद जाके इंक्वायरी करनी पड़े, इंस्पेक्शन करनी पड़े, जंग में जाके इनका पूरा दिन ज़ाया। आप फिर दफ्तरी काम नहीं कर सकते। पीछे जो लोग आए हैं जिनकी कंप्लेंट्स आपने सुननी है, अब इशू ये है कि अगर जंग वाला कोई बंदा, कोई लोग शहरी कंप्लेंट करता है तो उसको भी फैसलाबाद आके इंटरटेन किया जाता है, क्योंकि उधर इनका ऑफिस मौजूद नहीं, उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद नहीं। ये लूप्स जो इस डिपार्टमेंट में हैं, अगर इनको कवर कर लिया जाए, इस पर अगर थोड़ा सा फोकस करें IG साहब पंजाब या वज़ीर पंजाब, आप देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में थानों में इनका खौफ होगा कि कहीं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का छापा ना पड़ जाए। जिस तरह एंटी करप्शन का खौफ है, इनका भी खौफ होगा कि अगर इनका कोई ऑफिसर, कोई इनका अहलकार ऑफिशियल वहाँ पे आ गया, उसने ये वाशरूम की हालत ख़राब देख ली, उसने फ्रंट डेस्क पे स्टाफ बैठा हुआ ना देखा, कोई कंप्लेनेंट ऐसा मिल गया कि जनाब 1 हफ़्ता हो गया मेरी FIR नहीं हुई, तो फिर हमारी खैर नहीं। बिल्कुल, और ये खौफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो इसी तरह होगा, इनको रिसोर्सेज पूरे देंगे, आप इनको फ्री हैंड देंगे, पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग का मौका देंगे कि जनाब पुलिस देखिए, पब्लिक की मर्ज़ी होनी चाहिए कि आप CPO फैसलाबाद को दरख्वास्त दे दें अपने SHO के ख़िलाफ़ या इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में दे दें। फिर आप देखें कि जब ये इंक्वायरी करेंगे इनको अच्छा, उसमें हो सकता है CPO साहब कहीं ना कहीं आगे बेचारे मजबूर हो जाते हों, कोई सियासी प्रेशर को मेरे जैसा बंदा चला गया, सर ये मेहरबानी करें, लेकिन इनका वो चूँकि साइड पे है, इनका ये नहीं होगा। इन्होंने प्योर मेरिट करना है। अब तक जो इंक्वायरीज इन्होंने की हैं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने और ख़ास तौर पे हमारे फैसलाबाद के स्टाफ ने, वो प्योर मेरिट पे की हैं। मज़ीद मैं आपको इतना बताता चलूँ कि पिछले दिनों इंस्पेक्शन चलती रही है पूरे रीजन की। इनको कुछ ज़िले अलाट हुए थे, इन्होंने इंस्पेक्शन की है पुलिस स्टेशंस की, उनके ट्रैफिक के सिस्टम की, इवन उनके DPO ऑफिस की भी की है। मज़ीद आपको बता देंगे क्या लूप्स इन्होंने वहाँ पे देखे, क्या बेहतरी लाना ज़रूरी है पुलिस डिपार्टमेंट। बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश जो है वो रहती है आसिफ सदीक साहब, लेकिन उन बेहतरी के लिए इकदाम करने के लिए ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को हुकूमत का भी ताउन चाहिए। IG पंजाब जो है वो भी इकदाम करें। तो जब आप जिस तरह से तैयब मकबूल साहब बता रहे थे कि थाना में भी सरप्राइज़ विजिट्स होते हैं, इंस्पेक्शंस की जाएँ, तो क्या आपने नोटिस किया है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे थाना कल्चर में मौजूद हैं, रिसोर्स कौन कौन से कम हैं, ताकि उन्हें यूटिलाइज़ करके एक वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम जो है बनाया जाए? जी, इंस्पेक्शंस हमें अलॉट होती रहती हैं लाहौर से, तो उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है इंस्पेक्शन सिप्स की, थाना जात की, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस जो हैं, उनका हम जाकर देखते हैं कि थाने का जो फ्रंट है, फ्रंट और रेयर 2 साइडें बनी हुई हैं। फ्रंट जो सेक्शन है उसमें पब्लिक डीलिंग है, फ्रंट डेस्क है, सिटिंग एरिया है, मुहर्रर बैठता है,
सेकंड एरिया जो रेयर एरिया है, रेयर एंड पर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है, हवालात होती है। तो उनकी जो है बिल्डिंग की हालत कैसी है, फ्रंट डेस्क पे कंप्लेंट्स का सिस्टम कैसा है, उनकी लोगों की वेटिंग एरिया का और पानी की सहूलत, कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, ये सारा कुछ, और फिर उसका उनका रिकॉर्ड जो है कि उनका रिकॉर्ड ठीक है, वेल मेंटेन किया हुआ। सेकंड फेज़ में हमारा जो ये जो खिदमत मराकज़ हैं, खिदमत मराकज़ में हम जाके देखते हैं कि जितनी सर्विसेज पब्लिक को दी जा रही हैं, 18 सर्विसेज पब्लिक को दी जा रही हैं, उनका क्या स्टेटस है, ठीक है, क्या उनका करेक्टर सर्टिफिकेट ठीक बन रहा है, क्या उनकी जो रिएक्शन टाइम है वो 5 मिनट है कि 10 मिनट है, क्या वहाँ पर वेटिंग एरिया ठीक है, क्या वो वहाँ पर जो लाइसेंस जारी हो रहे हैं वो पब्लिक को ठीक मिल रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक को कोई मुश्किल का सामना तो नहीं आ रहा। उसके बाद फिर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं, खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, और जो है मोबाइल जो है इनका खिदमत मराकज़ का वो, और फिर जो हॉस्पिटल्स में इनके काउंटर हैं वो सब की इंस्पेक्शन हम करते हैं। और इसके साथ साथ जो 2 दीगर महकमा जात हैं, ट्रैफिक और PHP, सही, उनके जो दफातर हैं लाइसेंसिंग के, और जो उनके ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उनकी हम इंस्पेक्शंस करते हैं। तो हमने लास्टली फैसलाबाद में हमने की है। तो अगर हम ट्रैफिक को पहले देखें तो जो उनका ड्राइविंग स्कूल है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी में एक ड्राइविंग स्कूल बनाया है, और फिर उसके हर तहसील में एक ड्राइविंग स्कूल बनाया है। ठीक है, जो पीपल्स कॉलोनी थाने में एक ड्राइविंग स्कूल बना हुआ है, उसका एक कमरा जो हमसे पहले बना हुआ था, और जो ट्रैक वो बना हुआ है, जितना ट्रैक सिखलाई के लिए बना हुआ है, वो उसी तरह है, उसमें कोई चेंजेस या नहीं आई। मास वाइज के लेफ़्ट साइड पर लाइसेंसिंग टेस्ट के लिए एक कमरा बना है, और एक आजकल एक कमर्शियल लाइसेंस के लिए एक बिल्डिंग बन रही। वेयर एज़ वहाँ पर जो अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइविंग सिखाने वाली फ़ीमेल है, वो अब आप देखें ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000-1200 वार्डन होगा, बिल्कुल इसी तरह उसमें से 300 या 400 लेडीज़ होंगी। तो वहाँ पर जो ड्राइविंग सिखाती है वो प्राइवेट उन्होंने हायर की हुई थी, तनख्वाह दे रहे थे प्राइवेट। ठीक है, उन्होंने कहा भी जब आप स्पेशलाइज काडर है, स्पेशलाइज काडर की ये जो ट्रैफिक की वार्डन्स हैं या TAs हैं, ये क्यों नहीं सिखा सकते। बिल्कुल सही, तो हर ये समझा जाता है कि हर अफसर जो है ट्रैफिक का वो एक्सपर्ट होगा ड्राइविंग का। तो वो जब एक्सपर्ट ही नहीं सिखा रहा, तो वो तो प्राइवेट लोगों से सिखाई जा रही है। बिल्कुल, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो प्राइवेट स्कूल्स भी इतने मौजूद हैं। भी हैं जो तहसील लेवल पर थे, उनकी खाना पूरी है। वो जस्ट ऐसे ही कोई खाली कोई स्कूल है, कोई पुरानी बिल्डिंग है, किसी महकमे की बिल्डिंग है, वहाँ पे उन्होंने बना के तो खाली कोने शोने लगा के कच्चा सा ट्रैक बना के, तो वो फॉर्मेलिटी इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो PHP की हमने देखे हैं, तो PHP के जो पोस्टें बनी हुई हैं, उसमें जो थोड़ा सा खाली हिस्सा है, उसमें उन्होंने कोने लगा के तो वो ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग के लिए रखा हुआ। ट्रैफिक पुलिस हो या हमारे जो पुलिस है जो कि आवाम को कानून के हवाले से फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है, इंसाफ मुहैया कर रही है, तो इनका एहतसाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच जो है वो सरप्राइज विजिट भी करती है, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इकदाम भी किए जाते हैं। शफाफियत को किस तरह से यकीनी बनाया जाता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। CT 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है पुलिस और आवाम के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ कायम होना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक आवाम को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर पुलिस के पास कंप्लेन लेकर जा रहे हैं तो उनकी कंप्लेन सुनी भी जाएगी, अगर नहीं सुनी जाएगी तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच जो है वो इस चीज़ को देखेगी और इस पर इकदाम भी करेगी। तो ये मकबूल साहब, जहाँ पर कंप्लेन के हवाले से बातचीत की जाए ना, वहाँ पर आवाम के जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि शफाफियत को किस तरह से यकीनी बनाया जाता है, क्योंकि आप क्राइम बीट भी कर रहे हैं, इस फील्ड से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि शफाफियत के अमल को किस तरह से यकीनी बनाया जाता है? मैं भी देखें, जिस तरह मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का जो स्टाफ है, इनका ऑफिस है, ये बिल्कुल दूसरी पुलिस से हट के हैं।
वो इनका स्टाफ दूसरी पुलिस से आया है, लेकिन उनकी ग्रूमिंग अब इस तरह हो चुकी है कि उनको पहला टारगेट ही टास्क ही ये दिया जाता है कि इस इंक्वायरी में, इस इंस्पेक्शन में शफाफियत पहले नंबर पर होनी चाहिए। अगर आईजी पंजाब ने, आईजी साहब ने अपना ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस छोड़ के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को इंस्पेक्शंस की हैं कि आपने टास्क दिया कि आपने करनी, तो उसके पीछे को वजह होगी। तो इनको वो आईजी साहब का ट्रस्ट ब्रीच ना हो, उसके लिए ये शफाफियत IAB फैसलाबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी है बहुत ज़्यादा है। और फिर और बात भी है, बहुत कम कंप्लेंट्स इंक्वायरीज ऐसी हैं जो IAB को मार्क हुई। इन्होंने जब उस इंक्वायरी कंप्लीट करके कंक्लूड किया, उसकी रिपोर्ट भिजवाई, तो बहुत कम ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसके कि इनकी इंक्वायरी के अगेंस्ट दोबारा एप्लीकेशन गई हो, IG को दोबारा किसी ने एप्लीकेशन दी हो कि जनाब आपने मेरी इंक्वायरी IAB को भिजवाई लेकिन ये इंक्वायरी ठीक नहीं है, इन्होंने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, इसको किसी और से करवाएं। बहुत कम ऐसा है। आप पुलिस के पास, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन देंगे सिटी पुलिस ऑफिसर को, वो चले जाएगी SP, वहाँ से घूमते घूमते DSP के पास आ जाएगी। उसकी रिपोर्ट पे 6 दरखास्तें और गई होती है कि जनाब ये ठीक नहीं हुई इंक्वायरी, इसको दोबारा से इंक्वायरी करवाएं। DSP साहब ने मेरी इंक्वायरी को मेरिट पे नहीं की, शफाफ माहौल नहीं था, लेकिन इनकी बहुत कम है। मैं इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए बार बार ये शो डालता हूँ कि इनको प्रमोट करें, इनको रिसोर्सेज पूरे करें, इनको अच्छा रिसोर्सेज आप इनको एक्स्ट्रा ना दें, कम से कम जो इसका पैटर्न है, अगर आपने रीजन ऑफिस बनाया है, इसका मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऑफिस होना चाहिए, वो तो बनाएं आप। इनको स्टाफ, इनका बिल्कुल महदूद स्टाफ है, बहुत ही कम स्टाफ है, मतलब शर्मनाक हद तक कम स्टाफ है इनका। इनसे आप इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। अब आप एक पूरा ज़िला, अगर फैसलाबाद SSP इनको अगर लाट हुआ है कि आपने टास्क दिया गया कि आप इसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो आप अंदाज़ा कर लेंगे जंग में जाएंगे 14 पुलिस स्टेशन हैं, फिर उनके ट्रैफिक का दीगर दफातर हैं, उनका DPO ऑफिस है, उनकी पुलिस लाइन्स है, उनकी मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच है। ये सारा आप एक हफ्ते में भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। फिर अगर आप एक हफ्ता वहाँ पे इंस्पेक्शन पे लगे हैं तो पीछे सारा काम निज़ाम डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से है, कहीं ना कहीं ये हमारे किसी भी डिपार्टमेंट को हम ले लें तो ये मकबूल साहब, ये अलमिया है कि हम लोग जो रिसोर्सेज हैं प्रोवाइड करने में बहुत कोताही कर देते हैं, और जिसकी वजह से काम जो है वो फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए। आसिफ सदीक साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल सेम इसी तरह से कि बतौर SSP आप किस तरह से शफाफियत को यकीनी बनाते हैं? क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिन पे चेक किया जाता है कि अगर एक शहरी की तरफ से कंप्लेन आ रही है और पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, तो शफाफियत को यकीनी बनाना एक चैलेंजिंग टास्क भी होता होगा और ज़रूरी भी है? जी बिल्कुल 100% हमारा ये ख्याल होता है और हम इस पर इंश्योर करते हैं कि ये मेरिट पर हो, क्योंकि IG साहब की बिहाफ पर बहुत बड़ा फोरम है। एक जर्नैल ने, एक कमांडर ने अपने एक ट्रस्टवर्दी ऑफिसर को लगाया हुआ है एक रीजन में, तो हम अभी उनके साथ उनके ट्रस्ट पर खड़े होते हैं। और जिस तरह तैयब साहब ने बताया कि ये तो एक वीवर्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड कि आप कोई भी उठा के देख सकते हैं कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और कितनी उन कंप्लेंट्स में से कितनी वापस आई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हम कोशिश करते हैं। बाकी इंसान तो ख़ता का पुतला है, कोई कमी कोताही रह जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ते। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कंप्लेंट्स का सिलसिला बड़ा है, लोगों को जितना जितना पता चलता जा रहा है, जिस तरह आपकी इस मीडियम के वसादत से अब लोगों को और पता चलेगा कि भाई ये इस तरह हम कंप्लेंट कर सकते हैं, और हमारा ये फोरम भी है जिस पर हम अपनी ज़्यादती या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें रिलीफ मिल सकता है। तो आगे फर्दर मेरा ख्याल है कि इसमें बेहतरी आएगी, और जैसे जैसे इसमें और ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी और ज़्यादा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेहतर होगा, तो और ज़्यादा अच्छी बताई जाएगी। सर ये भी बताइएगा, जिस तरह अभी आपने बताया कि कंप्लेंट्स आती हैं उन्हें बड़ी शफाफियत से डील किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने माइंड में ये सोचते हैं कि पुलिस के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन दुश्मनी के अनासर में जाहिर सी बात है जब एक शहरी कंप्लेन कर रहा होता है तो वो अपना नाम नहीं बताना चाहता, उसके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस चीज़ को किस तरह से यकीनी बनाया जाता है कि अगर एक पर्सन कंप्लेन कर रहा है उसके लिए एक महफूज एनवायरनमेंट हो? नहीं, वो जो कंप्लेंट वो स्पेशल ब्रांच डील करती है। ये जो कंप्लेनेंट है ये तो इसने अपना वेयर अबाउट बताएगा तो हम इसको अप्रोच करेंगे और फिर हम उसको बुलाएंगे।
तो ये तो दो पार्टीज़ जो हैं वो तो एक चीज़ें सामने होती हैं कि मुझसे मैं गया हूँ थाने में, मुझसे मुझ पर गलत पर्चा दे दिया, मैं गया हूँ मुझे नाजायज़ हिरासत में रखा गया, मैं गया हूँ मुझसे पैसे मांगे गए हैं, मैं गया हूँ मुझ पर तशद्दुद किया गया है, इस तरह की कंप्लेंट्स है, इख्तियार से नाजायज़ फ़ायदा और गलत तफ्तीशी फाल, वो हम वो केस फाइल से भी देख लेते हैं और जो एविडेंस वो प्रोवाइड करता है उसको भी देख लेते हैं। और चूँकि आमने सामने बैठे होते हैं, जब एक थानेदार जिसके सामने एक पब्लिक का बंदा डरते डरते अंदर दाखिल होता है, जब वो और थानेदार बराबर बैठे हों और थानेदार उन सवालात का जवाब दे रहा हो, तो 50 से 60% तो वो वैसे ही वहाँ पर वो उसका हो जाता है, राज़ी हो जाता है कि मेरी सुनी जा रही है। तो हम तो इस तरह करते हैं उनको बिठा के। बिल्कुल इसी तरह से शफाफियत के साथ साथ एक सेफ़ इन्वायरमेंट ये भी प्रोवाइड किया जाता है, ये वाकई खुशाइन बात है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनल ब्रांच की अकाउंटेबिलिटी की कारकर्दगी को मापना चाहें, जाहिर सी बात है पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने फैसलाबाद के थाने विज़िट किए हैं, तो आप वहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने की ज़रूरत है? जी, थाने में नोड़ो पहले सबसे पहले बिल्डिंग आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर फैसलाबाद के 44 पुलिस स्टेशन हैं, इसी तरह जंग के टोबे के 12 हैं, तो आलमोस्ट सारे ही सिप्स में मास वाए एक मदीना टाउन का रेंटेड बिल्डिंग में है या एक सांदल बार की बिल्डिंग अब बनने वाली है, जो 2-4 थाने पुराने हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो उनकी वो हो गई, रेनोवेशन हो गई हुई है और कुछ नए भी बने हैं। और उनकी रेनोवेशन से जो फ्रंट वाला हिस्सा है जिसमें पब्लिक डीलिंग है, वो बड़ा कमाल का बना हुआ है और अब वहाँ पर दाखिल होते बंदे को डर नहीं लगता, वो उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं नज़र आता उसको कि वो बात की बात है कि वो जो ऑफिसर्स की डीलिंग है या उनका बिहेवियर है वो कैसा है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली हो गया है। सही, बिल्कुल इसी तरह से एनवायरनमेंट अगर फ्रेंडली होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सादा भी रहेंगी, आसान भी रहेंगी और पुलिस और जो आवाम है उनके दरमियान एक ताउन होगा, फ्रेंडशिप होगी। जितनी चीज़ें हम लाइटर नोट पे लेकर चलते हैं उतना ज़्यादा कानून में भी आसानी आती है, लोगों को भी यकीन होता है कि पुलिस जो है वो उनके साथ है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। अब कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे और इसी के साथ साथ पुलिस का एहतसाब बराह रास्त किस तरह से होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये तमाम तर टॉपिक हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे। मोहम्मद आसिफ सदीक साहब जो कि एसएसपी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के मेंबर भी हैं और इसके साथ साथ ये साबिका सीटीओ भी रह चुके हैं। फैसलाबाद की ट्रैफिक के मिसाल के हवाले से अगर हम देखें कि दिन ब दिन ये मिसाल जो है आसिफ सदीक साहब बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस में काफ़ी अरसे से रही हैं। तो किस तरह से हम फैसलाबाद की जो ट्रैफिक के निज़ाम है इसे बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये फैसलाबाद की ट्रैफिक जो है ये मिक्स एंड मैच ट्रैफिक है और इसके कुछ जो है ना वो पर्टिकुलर मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में है कि सबसे पहले तो इनकी जो सड़क पर लिखी हुई ज़बान ही वो गायब है। रोड मार्किंग है ही नहीं, जहाँ कहीं रोड मार्किंग है वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। साइनेज की कमी है, साइनेज है ही नहीं है। और जो कुछ ऐसे चौक हैं जिनकी रीडिज़ाइनिंग की बहुत ज़रूरत है, जिस तरह रेलवे स्टेशन चौक है, जिस तरह कनाल पर आप देखें अब जाके आर्जी तौर पर बंद किए हैं। मैंने अपने दौर में समुद्री रोड पर डी टैप चौक को बंद किया था। तो जब तक आप इंजीनियरिंग ठीक नहीं करेंगे, डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, वो ट्रैफिक फ़्लो बेहतर नहीं होगा। जब तक आप लाइन नहीं लिखेंगे, ऊपर ज़बान नहीं लिखेंगे, लोग उसको पढ़ कर चलेंगे नहीं, कैसे चलेंगे। थर्ड, ये यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिसिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जिस तरह लाहौर की जो मेट्रो बसें हैं, जो लाल बसें हैं, वो चलती हैं तो एक बस में 99 मुसाफिर बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 99 नहीं तो 50 मोटरसाइकिल कम हुए। 50 मोटरसाइकिल कम होने का मतलब ये है कि बहुत सारी हैज़र्ड से हम बच गए हैं और एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और बस जो है एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पर जाके उनको उतारेगी। तीसरा जो मैं समझता हूँ जो बेसिक फॉल्ट है वो इनकी जो डिसिप्लिन का फॉल्ट है वार्डन्स का। सही। इनकी ट्रेनिंग
रिफ्रेशर कोर्सेस का बहुत ज़रूरी। आप देखें, आप बेशुमार तरक्कियाँ करते जा रहे हैं, इनकी सिखलाई किधर है? जब ये लॉन्च हुए थे तो इनकी हैप्पीली लॉन्चिंग के बाद इनकी जो ट्रेनिंग है वो 2 से 3 महीने के बाद लॉन्च हुए थे, सही। जबकि ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट के जिस पे आप रिलाई करके आपने डिलीवर करना होता है। तो मैं समझता हूँ इनका डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्सेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एडिशन, रोड इंजीनियरिंग, रोड मॉडलिंग, रीडिज़ाइनिंग और रोड पर जो रोड मार्किंग और साइनेज, ये और उसके साथ साथ ये जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके रोड्स जो हैं वो इंक्रोचमेंट फ्री हों सही। और हमारी जो मोबिलिटी है वो बेहतर हो, तो इससे बेहतरी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक को साथ लेके तो ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं, स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स का इंतज़ाम किया जाए और उनके साथ मिलकर रोड्स शो किए जाएं ताकि अवेयरनेस में जो है ना वो इजाफा हो। तो डेडिकेशन से काम करें तो कोई वजह नहीं है। ये तो एक सनती शहर, अब तो ये पीरा फोर्स बन गई है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव CM आ गई है, अब तो इनके साथ बहुत हेल्पिंग हैंड है। पहले तो सारी चीज़ें ट्रैफिक खुद कर रही थी, अब तो दीगर महकमा जात भी साथ आ गए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये डिसिप्लिन ठीक कर लें तो मेरा ख्याल बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिटीजन्स के हवाले से बात करें तो ऐसे बेशुमार शहरी हमें देखने को मिलते हैं जो कि फैसलाबाद की ट्रैफिक पे तो शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी ट्रैफिक के कवानीन की वो खुद कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। एहतसाब के लिए इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच मौजूद है, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए मौजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये साथ चलती हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि बीइंग अ सिटीज़न हमें भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ सदीक साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब फॉर जॉइनिंग अस दिस प्रोग्राम। चीज़ें जो हैं बेहतरी की गुंजाइश रहती है, फ़ीडबैक की भी, कम्युनिकेशन की भी, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि चीज़ों को अलाइन करना, अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, ये तमाम के साथ साथ आवाम का ताउन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।